नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है, बारिश में हुए नुकसान और राहत कार्यों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ली है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा भी पुष्कर सिंह धामी को दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज बारिश में हुए नुकसान और राहत कार्यों पर बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और जगह जगह बारिश की वजह से भारी नुकसान की भी खबर आ रही है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। मदद की बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जो खादी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनूप, आज खादी महोत्सव का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कितने बजे से कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, कौन कौन से लोग शामिल होंगे? अनूप, देखिए अभिषेक, पूरी रूपरेखा बना दी गई है। जिस तरीके से लगातार एक एमएसएमई विभाग है वो लगातार अपने ऊंचाइयों को छू रहा है। आज खादी महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम किया गया है। इसमें खासकर जो खादी ग्राम से जुड़े, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन की कार्यक्रम की बात करें या फिर रेशम विभाग की बात करें, या तमाम जो विभाग जुड़े हुए हैं इस खादी ग्राम से, उनके जो अभी तक जो ऋण जो सृजन हुए हैं उनको रोजगार को लेकर उनको आज जो प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो गैलरी बनाई गई है खादी ग्राम से जुड़े हुए, जो तकनीकी है या फिर तमाम जो चीजें इस समय पिछले दिनों की बात करें तो अब इस समय जो खादी विभाग है वो नए ऊंचाइयों को छू रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस खादी ग्रामीण उद्योग या महोत्सव के माध्यम से युवाओं को सरकार जोड़ रही है, उनके रोजगार सृजन की जो आवश्यकता है उसको कहीं न कहीं पूरा कर रही है। और जिस तरीके से ऋण वितरण का कार्यक्रम रखा गया है उस प्रमाण पत्र देने का, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो तमाम जो बेरोजगार युवा हैं या फिर जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए नए आयाम एक खुले जाएंगे। जी अनूप जी, अगर बात की जाए तो कार्यक्रम होते हैं, किसी चीज का शुभारंभ होता है, लेकिन जो आप रोजगार की बात किए हैं, लोगों का आरोप है कि रोजगार मिलता नहीं है। कार्यक्रम हो जाते हैं, योजनाएं आ जाती है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। क्या जो खादी ग्रामोद्योग चल रहा है या बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जैसे आज कार्यक्रम है, क्या इससे लोगों पर फर्क पड़ने वाला है? क्या लोगों को कहीं न कहीं इससे मदद मिलेगी? देखिए अभिषेक, जो आज कार्यक्रम है इसमें उन लोगों का जिनका ऋण बन चुका है, यानी ऋण उनका प्रमाण पत्र आज फिर वितरण होना है, उनका ऋण बैंक से पास हो चुका है। ऐसे में तमाम बैंकें वहां पर एसबीआई की बात करें या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या तमाम ऐसी बैंकें हैं जो लगातार ऋण दे रही हैं। आज जो कार्यक्रम है, जाहिर सी बात, ऐसे में अगर ऋण पास हो चुका है किसी रोजगार को लेकर के, तो जाहिर सी बात ऐसे में आज वो प्रमाण पत्र वितरण हो रहा है तो उसको ऋण मिलेगा। अब वो भले ही जो ऋण का जो सदुपयोग ना कर पाए, किसी दूसरे सेक्टर में लगा दे, उसके बाद जिस तरीके से, हालांकि ये बिल्कुल आपकी भी बात टाली नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे फुटकर विक्रेताओं की बात करें या फिर जो फुटपाथ पे जो योजना चली थी कि 15,000 रुपए ऋण देकर उनको जो रोजगार दिलाया जाएगा, उसमें इतने जो नियम कायदे कानून है जिसको लेकर जो आम आदमी है या फुटपाथ पर जो काम करता है वो पूरा नहीं कर पाता है। क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में इस तरीके से अगर उनके पास अपना घर खुद का नहीं होता, कोई आईडी एड्रेस नहीं होता है, तो ऐसे में ऋण जो लेने में बहुत से कठिनाइयां होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो लखनऊ के वासी हैं या फिर जिस तरीके से जो बाहर से आके बसे हैं, उनकी आईडी एड्रेस यानी प्राथमिकताएं पूरी कराना वो उनकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन ये है, सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि जो लोग
रोजगार करना चाहते हैं या फिर इच्छुक हैं, ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। अब ये कितना सार्थक अभिषेक हो सकता है, फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल अनूप, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश में संचारी रोग और दस्तक अभियान का शुभारंभ 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती से करेंगे। कार्यक्रम किसान पीजी कॉलेज के मैदान पर होगा। प्रशासन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। वाटर प्रूफ जर्मन हैंगर के नीचे मंच तैयार किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई आदि की व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। कार्यक्रम में 5000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 12:40 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे और कार से 12:45 बजे किसान पीजी कॉलेज के मैदान पर पहुंचेंगे। यहां पर 1:45 तक 1 घंटे संचारी रोग और दस्तक अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अभियान में लगे विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी हेलीपैड से किया जाएगा और 1:50 पर उनका हेलीकॉप्टर कुशीनगर के लिए भी उड़ जाएगा। तो कार्यक्रम को देखते हुए किसान पीजी कॉलेज के मैदान पर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो आज योगी आदित्यनाथ बस्ती में कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसके बाद कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। इंद्रजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, बस्ती में कार्यक्रम है, कितने बजे पहुंच पाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और कितने लोग शामिल हो सकते इस कार्यक्रम में, क्या खास होने वाला है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पे आ रहे हैं, जिसको लेके जो है यहाँ तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है और उनका हेलीकॉप्टर जो है पुलिस लाइन में 12:40 पे लैंड करेगी और वहां से जो है 12:45 पे जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे और 12:45 से 1:45 का संचारी रोग अभियान का करेंगे शुभारंभ। इसी दौरान वो जो है जनता से रूबरू होते हुए जो है वो अब वो मुख्यमंत्री टेढ़ी थी पहले, क्योंकि ऐसा था कि मौसम के देखते हुए जो है 12 बजे जो है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है किसान डिग्री कॉलेज की वजह जो है अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आएंगे, क्योंकि जो है मौसम विभाग की वजह से जो है जगह को चेंज कर दिया गया है और जो है अब ऑडिटोरियम में जो है वो 12:45। ठीक है इंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का बेड़ा प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद उठाया है। वाराणसी में 10 अक्टूबर को प्रचार अभियान की शुरुआत के बाद कार्य समिति की शनिवार को बैठक में प्रियंका गांधी ने निर्णय सुनाया है कि वे अपना मुख्यालय अब लखनऊ में शिफ्ट करेंगे। चुनाव रणनीति का खाका पेश कर उन्होंने बताया कि वे चुनाव होने तक उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। हर हफ्ते 5 जिलों का दौरा भी करेंगे, कवर करेंगे। प्रियंका गांधी के नजदीकी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। उनके एक करीबी ने बताया है कि राज्य में पूरब और पश्चिम दोनों ही इलाकों में चुनाव लड़ सकती हैं। आज प्रियंका लखनऊ पहुंच चुकी हैं और दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता भी प्रियंका गांधी करेंगी, जो कि चुनावी लिहाज से बेहद ही खास कहा जा सकता है। अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी लेते हैं। अनिल जी, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अब तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार्यालय बनाने की भी बात प्रियंका गांधी ने कही है। आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है प्रियंका गांधी का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका जो जिस तरीके से लगी हुई है और कांग्रेस की जो अपनी जमीन खो चुकी थी, उस जमीन को हासिल करने का लगातार प्रयास है। और एक पिछले जो किसान आंदोलन हुआ या पिछले 3-4 सालों में आप जितने बड़े घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है, चाहे हाथरस घटना हुई हो या कोयला घटना हुई हो, हर जगह प्रियंका ने अगुवाई की और अपने आप को साबित कर दिया कि अगर वो थोड़ी मेहनत की जाए तो कांग्रेस आप फिर से एक बार अपनी जमीन पा सकती है। तो यही इनका सबसे बड़ा फंडा है कि हम पहले खोई हुई जो जमीन है उसको हासिल करें, हम ग्रास रूट अपने कार्यकर्ताओं को लाए ताकि अभी इनके पास बेसिक जो मूल कारण है, प्रियंका ने खुद ही स्वीकार किया है कि हमारे जो मूल कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट में जो बूथ लेवल पर रही है, पहले हमें उनको डेवलप करना होगा, उनको कांग्रेस की कार्यशैली को समझाना होगा। और इसी क्रम में वो लगातार दौरे कर रही है, मेहनत कर रही है, एक एक जिले में खुद निगरानी कर रही है। उन्होंने एक टीम बनाई हुई, जो टीम लगातार एक एक जगह की रिपोर्ट देती है। आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रियंका सक्रिय है उसमें निश्चित से कांग्रेस में काफी संकीर्णता बढ़ी है। पिछले कई वर्षों से
जो कांग्रेस के हालात थे वो यही लग रहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। लेकिन पिछले एक दो बिल्कुल, तो अनिल अंकुर जी कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार सजग दिखाई दे रही है तो इसका प्रभाव भी आगामी चुनाव पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खाद्य की कमी की शिकायतों के बीच योगी सरकार ने उर्वरकों के वितरण बिक्री के लिए शर्तें तय कर दी है। सोमवार को कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी सभी मंडलायुक्तों और डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि किसानों को उर्वरकों की बिक्री उनकी जोत बही या खतौनी में दर्ज कृषि भूमि और पिछली फसलों का ब्यौरा देखते हुए दिए जाएं। उन्होंने कहा है कि रबी फसलों की बुआई के समय फसल बेसल ड्रेसिंग के मुख्य रूप से फॉस्फेटिक उर्वरकों यानी कि डीएपी, एनपीके और एसएसपी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में फिलहाल फॉस्फेटिक उर्वरकों की मांग अधिक है। निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को उनकी जोत बही के अनुसार पीओएस मशीनों के जरिए उर्वरक दिए जाए। लखीमपुर हिंसा मामले में खेरी पुलिस और स्वाट टीम ने सोमवार को 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में भाजपा सभासद सुमित जायसवाल भी शामिल है। हिंसा के लिए जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें से थार जीप से निकलकर भागते हुए सुमित जायसवाल दिखाई दिए थे। सुमित शिवपुरी मोहल्ले के सभासद हैं और इसके अलावा शिशुपाल, सत्यप्रकाश त्रिपाठी उर्फ सत्यम और लखनऊ के नंदन सिंह को पकड़ा गया है। पुलिस ने सत्यप्रकाश त्रिपाठी के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और 3 गोलियां भी बरामद की है। मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सुमित जायसवाल की गिरफ्तारी से कई राज से पर्दा उठने की संभावना है और जिस थार जीप से किसानों को कुचलने का वीडियो वायरल हुआ था उसी जीप में सुमित जायसवाल बैठा हुआ था। सुमित जायसवाल के निकलकर भागने का वीडियो भी वायरल हुआ था। पहले कुछ लोगों ने निकलकर भागते व्यक्ति को आशीष मिश्रा बताया था, फिर खुद सुमित जायसवाल सामने आया और बताया था कि जीप में वो बैठा हुआ था। किसानों का हमला होने पर वे निकलकर भाग निकले थे। फसलों की सिंचाई के लिए आसमान निहारने वाले किसान अब भी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन वे बारिश ना हो इसकी कामना कर रहे हैं। दरअसल रविवार और सोमवार को ऐसे बादल छाए कि दिन में ही रात हो गई। तेज हवा के साथ बारिश ने किसानों के अरमान को बहा दिया। पूरब से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दिया। हवाओं से धान की नहीं बल्कि गन्ना तक खेत गिर गए, खेत तालाब बन गए। बारिश से रबी की फसलों की बुवाई और धान की कटाई भी पिछड़ गई। रविवार और फिर सोमवार को दोपहर बाद से अचानक हुई बारिश ने फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। धान की फसल तेज बारिश और हवा से गिर गई, वहीं कटी हुई फसलों में पानी भरने से किसान परेशान हैं। बारावफात के मौके पर निकलने वाले जुलूस और जियारत के लिए निकलने वाली भीड़ को लेकर पुलिस मुस्तैदी बढ़ा दी है। इस त्योहार के मौके पर कई बड़े आयोजन होते हैं, जिसके चलते पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। पीएसी और सुरक्षा बलों को पुराने यूपी और उत्तराखंड में तैनात किया गया। आज निकलने वाले जुलूस को लेकर पुलिस के अधिकारियों से वार्ता के बाद जुलूस न निकालने की अपील की गई, लेकिन एहतियात के तौर पर उन इलाकों में भी फोर्स बढ़ाई गई है। बारावफात की तैयारियों को लेकर लखनऊ में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये लखनऊ की टीला अली मस्जिद है, जहां पर आज रात में एक बड़ी तादाद में लोग जियारत के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा लखनऊ के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई है। अलग अलग जगहों से फोर्स आई है, जिनको अलग अलग चौराहों पर उनको मुस्तैदी दी गई है। इसके साथ ही कल कई तरह के जुलूस निकलते हैं। इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने जो उलमाए हैं उनसे बात की है कि ताकि इस तरह की भीड़ भाड़ लेकर जुलूस ना निकाला जाए। इसमें कई उलमाओं ने सहमति भी दी है। फिलहाल कल का दिन पुलिस के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन है और दूसरी तरफ बारावफात का भी एक बड़ा त्योहार जिसमें बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं, उसको पुलिस को सकुशल संपन्न कराना होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की तैयारियां पूरी तरह से तेज नजर आ रही हैं और पुलिस ने अलग अलग फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है, जिससे माना जा रहा है कि बारावफात का त्योहार एक बार फिर सकुशल संपन्न होने वाला है। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तौकीर, रात बीच बात की जाए तो ईद ए मिलाद का त्योहार है, मुस्लिम समुदाय का ये त्योहार बेहद खास कहा जा सकता है। किस तरीके की तैयारी है और क्या कुछ इस त्योहार में खास रहने वाला है? तौकीर, देखिए, तैयारियां बहुत जोर शोर से थी और खासकर जब कल रात की बात करें तो बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले थे और जियारत करने के लिए मस्जिदों में गए थे। इसके अलावा जो आज का दिन है, जो खासकर
जुलूस निकलते हैं आज काफी दिनों से मोहम्मदी। लेकिन आज सुबह से ही तेज बारिश ने सब कुछ मिजाज बिगाड़ रखा है शहर का। भारी बारिश के चलते लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और फिलहाल किसी भी तरह का जुलूस बाहर नहीं निकला और लोग भी अपने निकलने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि बारिश की रफ्तार काफी तेज है और पूरे शहर इस समय जलमग्न है और सड़कों पर भी जलभराव हो गया है। जी तो फिर तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बारिश की वजह से त्योहार में थोड़ी सी कमी आ गई, लेकिन लोगों में उत्साह भारी दिखाई देता है। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की खबर आ रही है। रामगढ़ के तोकना गांव में बादल फटा है। कई लोगों की मलबे में दबे होने की खबर आ रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल से। नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की खबर आ रही है। सबसे पहले तस्वीर भी आप जनता टीवी पर देख रहे हैं। जो बादल फटने की तस्वीर है, कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश का कहर जारी है और कई जगहों से बादल फटने की खबर आ रही है। नैनीताल से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर भी साझा कर रहे हैं। नैनीताल के रामगढ़ के तोकना गांव में बादल फटा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अब कुछ मलबे में भी दबे हैं, इस तरीके की भी खबर आ रही है। योगेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। योगेश, नैनीताल के रामगढ़ में बादल फटने की खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, साफ तौर पर रामगढ़ के सकुना झुटिया में एक बादल फटने की दुखद खबर सामने आई है, जहां बादल फटने के बाद जो भारी मलबा है वो एक मकान के ऊपर गिर गया, जिसमें 10 से 12 लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। ये सभी लोग मजदूर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई है, लेकिन जगह जगह रास्ते बंद होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी आ रही है। टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल योगेश, तो बेहद ही दुखद खबर है। बादल फटने से कई लोग मलबे में फंसे होने की जानकारी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल से और तस्वीर भी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से बादल फटा है और जिस तरीके से जानकारी दी है हमारे संवाददाता योगेश ने कि इस बादल फटने में एक गांव के 12 से 15 लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन अभी तक मुस्तैद नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश से अब आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई। कुमायूं से सबसे बड़ी खबर यह है कि हल्द्वानी को खटीमा चोरगालिया सितारगंज से जोड़ने वाला गौला पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद खटीमा और सितारगंज का हल्द्वानी से संपर्क टूट गया। पुलिस ने गोला पुल से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। पुल पर आवाजाही न होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बारिश के कारण गोला पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह की यहाँ स्थिति है। देखिए, पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते यातायात यहाँ पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ लंबी भीड़ लग गई है। चोरगलिया सितारगंज चंपावत जाने वाले लोगों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और बारिश लगातार जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर है, लोगों को रोक रही है, लोगों को समझा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो कहीं भी पहाड़ों में ना जाएं और जहां खतरे वाली स्थिति है वहां ना जाएं। लेकिन गोला पुल के टूटने से ये जिले को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। योगेश शर्मा, जनता टीवी, हल्द्वानी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह 8:30 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में पूरे राज्य में सामान्य बारिश 2.4 मिलीमीटर की जगह औसतन 36.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश यानी कि 2.4 मिलीमीटर की तुलना में 1428% अधिक है। अक्टूबर में इतनी बारिश देखकर मौसम वैज्ञानिक भी भौचक हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 115.6 मिलीमीटर बारिश चंपावत में रिकॉर्ड की गई है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में सबसे कम 19 मिलीमीटर बारिश हुई। नैनीताल में 64 मिलीमीटर, पिथौरागढ़ में 55 से अधिक, अल्मोड़ा में 36, उधम सिंह नगर में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो राज्य के पर्वतीय इलाकों में पिछले 36 घंटे के बीच हुई बारिश के चलते गंगा यमुना के साथ टोंस नदी का जलस्तर अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज किया है और जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। धनंजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए। धनंजय, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश है, कई जगहों पर मौसम वैज्ञानिक ने अलर्ट घोषित किया है और अब तो नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। तो हम आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। देहरादून की तस्वीर है, रात की तस्वीर है और 24 घंटे में भारी बारिश है। अनुमान जो लगाया जा रहा है कि 1428
फीसदी बारिश ज्यादा हुई है, जो कि औसतन और सामान्य बारिश होती है। विकासखंड बूनाकोट के झोलखेत मैदान में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाकोट और बिड़ विकासखंड के 89 शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने के साथ शहीद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आयोजन से पूर्व मंगलवार से शहीदों के परिवार के आंगन की पवित्र मिट्टी कलश में इकट्ठा करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती की गई है, निर्देश भी दिया गया है। यह भी बता दें कि देहरादून से शहीद सम्मान यात्रा के लिए रथ रवाना होंगे। एक रथ कुमायूं मंडल और एक रथ गढ़वाल मंडल के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। धनंजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। धनंजय, शहीदों के सम्मान के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है और अब तो शहीदों के घर की मिट्टी भी लाई जा रही है। कार्यक्रम कैसा होगा, क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की? शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत राजधानी चमोली के स्वार गांव से होगी। इसको लेकर ये जो यात्रा है पूरी एक माह से भी ज्यादा चलने वाली है। और प्रदेश की जो सैनिक कल्याण मंत्री है, अभी हाल में उन्हें बैठक भी जो है चमोली में की है, तमाम अधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया है। ऐसे देखिए, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के 1700 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके परिवारों से जो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जान देश की जान को दिया है। उन तमाम उन शहादतों को लेकर जो है उत्तराखंड सरकार लगातार इस पर जो है एक यात्रा चलिए धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।